I'm going to analyze the poll results of Uttarakhand, the hill state, which has 70 seats in the assembly. And this was the 5th election in that state, which was formed 22 years back. So with me, very senior and veteran journalist, Jai Singh Rawat ji. He's connected with us from Dehradun, and he has a vast experience of covering elections and political activities in Uttarakhand. So हम उनसे बात करेंगे कि आज के जो रिजल्ट्स हैं, जिस तरह से एक पूरा जो एक ट्रेंड था उत्तराखंड में कि जो सरकार पावर में है दोबारा वापस नहीं आती है, जब मुख्यमंत्री उस राज्य के जब इलेक्शंस में जाते हैं हार जाते हैं, तो हम इन बातों पे चर्चा करेंगे और कौन से फैक्टर्स थे और आगे की रणनीति क्या रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, जिसको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है फिर से दूसरी बार। सो रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम इस समय लाइव चर्चा में हैं। आप ये बताइए कि जब मैंने अभी नजर दौड़ाई जो परिणाम हैं उन पे, ऐसा लग रहा है कि 26-27 सीटों पे हमारे पास परिणाम सामने आ गए हैं, जिसमें से 6 जो है सीटें उसमें कांग्रेस है, एक बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना खाता खोल लिया है और कुछ इंडिपेंडेंट्स भी मेरे ख्याल 1 या 2 आगे चल रहे हैं। आप जिन्होंने अभी पंजाब में बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की है, वो भी इलेक्शन में है, बट उनको कोई सीट नहीं मिली है अभी तक। आप बताइए इस समय ताजा स्थिति क्या है देहरादून में? तो कुल मिला के यहाँ लगभग 48 जो सीट्स हैं उन पे या तो बीजेपी जीत गई या आगे लीड कर रही है, और कांग्रेस जो है अभी तक कभी वो 24-25 तक चले गए थे, फिर नीचे आते गए, तो अभी फिलहाल वो 18 पर ठहरे हुए हैं। क्योंककि यहाँ पर कुछ सीट ऐसी हैं कि जहाँ 100-200 से भी फैसला शायद अभी भी हुआ है, कुछ सीटों पर ऐसा लगा जो 150-200 से जीत गए हैं, लोग जीत गए हैं। तो ऐसा भी है, तो हो सकता है कांग्रेस 20 के आसपास 20 तक चली जाए, ऐसा लगता है। क्योंकि कुछ सीटों पर अभी जैसे बद्रीनाथ वाली सीट पर कुछ समय पहले तक 15-20 वोटों से कोई आगे जा रहा था, कोई पीछे जा रहा था, तो वो हो सकता है। तो मैक्सिमम मुझे लगता है कांग्रेस 20 तक जा सकती है इस स्थिति में। लेकिन बीजेपी तो थंपिंग मेजॉरिटी तो मिल ही गई उनको। ये जरूरी है कि 57 सीट्स उनको नहीं मिल सकती, लेकिन इतना भी आना तो बहुत बड़ी बात है। रावत जी, ऐसा क्या हुआ कि सुबह तक या कल तक कांग्रेस बहुत बड़े दावे कर रही थी कि हम सत्ता में आ रहे हैं, बीजेपी कहीं फाइट में नहीं है, तो एकदम परिवर्तन जो हुआ हमें जो मैंडेट में देखा गया है, कि क्या कारण रहे होंगे? ये कांग्रेस वालों की गलतफहमी थी, लेकिन चुनाव आते आते बीजेपी ने, और बीजेपी का संगठन जो है बहुत बड़ा है संगठन, तो उसके बाद उनके पास जो लोग हैं बट ये क्या कहते हैं काफी कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं। आप जानते हैं तो पहले तो हम लोग जर्नलिस्ट हुआ करते थे, अब तो सिटीजन जर्नलिस्ट हो गए। सिटीजन जर्नलिस्ट का मतलब जिसके जेब में एक मोबाइल है वो जर्नलिस्ट है। उसने कहीं कोई घटना देखी हो, उस समय उसको क्लिक किया और एकदम उसको वायरल कर देते हैं, है ना। तो आजकल तो हमारी आपकी कोई मोनोपोली नहीं रह गई, हर आदमी वो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहा है। तो हुआ ये कि जैसे बात आई कि साहब ये कांग्रेस वाले मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं, जबकि कांग्रेस के एजेंडे में भी नहीं था उसका, और न ही किसी नेता ने बोला था, लेकिन कहीं से फैली। तो जो यहाँ पर 14-15 लाख जो बीजेपी क्लेम करती है कि भाई हमारे इतने मेंबर हैं, तो सबके पास मोबाइल है, तो वो चीज फैली, तो कांग्रेस उसको काउंटर कर नहीं पाई कि यार हमने बोला ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व और जो नेशनलिस्ट इश्यूज हैं, पैट्रियाटिक, और मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब 2 रैलियां करके गए तो उन्होंने भी इस बात का वहां पे व्याख्यान किया था, क्या आप जो डेमोग्राफिक चेंज है उत्तराखंड में, अगर कांग्रेस आ गई तो उसकी तरफ उन्होंने कुछ इशारा किया था, क्लियरली नहीं बोला था बट कुछ इशारा था। तो आपको ये लगता है कि एक तो मोदी मैजिक काम किया है, दूसरा जो नैरेटिव इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया, और मुख्य जो मुद्दे थे अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का, बेरोजगारी का,
और माइग्रेशन का सबसे बड़ा इशू है, उनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने में कामयाब हो गए। ये निश्चित रूप से कामयाब हो गए। बल्कि मोदी जी ने श्रीनगर में ये तक कहा कि देखिए बिपिन रावत स्वर्गीय हमारे शान थे, वो तो है ना, ही वॉज द प्राउड ऑफ द नेशन। तो फिर क्या है कि उनको कांग्रेस ने गुंडा बोला। तो ये जो, हाँ, तो वो वही मूल निवासी पौड़ी के ही, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के थे, तो उसका भी असर पड़ा, लोगों पर पड़ा। और मोदी जी गढ़वाली में बोलते हैं, जहां जाते हैं उस भाषा में बोलते हैं, भले वो कान में लगा के वो मशीन की वजह से, तो आप किसी भाषा में आप बोल दो क्योंकि वो फीड रहता है। जी। तो उस कुमाऊं में गए, कुमाऊं की भाषा बोलने लगे, कुमाऊनी में बोलने, गढ़वाल में आए, गढ़वाली में उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मोदी जी ने अपनी जो सेंट्रल स्कीम थी या अपना जो भाषण था उसके द्वारा उत्तराखंड के जो पहाड़ी लोग थे उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करी। यस, निश्चित रूप से कनेक्ट करने की कोशिश की। दूसरा जो था कि जो चार धाम वाली जो सड़क बन रही है, काफी, भले वो तो इन्वायरमेंटल डिसास्टर है, वो जो भी है उसको खत्म ही कर दिया, लेकिन लोगों को फिलहाल तो लग ही रहा है रास्ता और आसान हो गया है। एक दूसरा, रेलवे लाइन अभी खुदाई हो रही है, आपने सुना होगा ग्वालियर के पास। हम जब पौड़ी गढ़वाल गए, हमारी टीम थी, तो हमने वो देखा, काफी जोरों से काम चल रहा है, जोरों से काम चल रहा है। और उसके पहाड़ के अंदर जो एक्सकेवेशन हो रहा है, टनलिंग हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है, ब्लास्टिंग हो रही है, और एक सारी गांव है वो खिसक रहा नीचे। भाई पहाड़ के ऊपर गांव है, पहाड़ के अंदर ब्लास्टिंग होगी, क्योंकि जल्दी करना है इनको, 2024 तक करना है। लेकिन पब्लिक काम तो देख रही है ना। पब्लिक, थोड़े एक गांव के लोग खिसके होंगे, लेकिन बाकी इन लार्ज जो एट लार्ज जो है, बाकी लोग काम देख रहे हैं, वो है। दूसरा, सर्जिकल स्ट्राइक थी, 1 रैंक 1 पेंशन है, यहाँ पर 1.25 लाख 1.5 लाख तो एक्स सर्विसमैन है। हर घर में एक होता है, मेरे घर में भी है, हमारा पूरा रहा है, अंसेस्टर भी रहे हैं, परिवार में हमेशा ही रहा है। एक और बड़ा प्रश्न यहाँ पैदा हो रहा है कि कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता थे हरीश सिंह रावत जी, वो चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो बीजेपी का फेस था, अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, वो चुनाव हार गए हैं। ऐसा क्या हो गया कि जैसे एक मिथ माना जाता है, जब एक फैक्ट माना जाता है कि जो मुख्यमंत्री है वापस नहीं आता पावर में, यहाँ तो हरीश रावत दूसरी बार हार गए हैं। तो ये क्या हुआ? लोगों ने पुष्कर सिंह धामी जो लीड कर रहे थे, जिन्होंने पार्टी को एक नया एक्टिविज्म दिया, पीछे 2 चीफ मिनिस्टर उनके पहले बदल दिए गए कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, कुछ स्कैम्स हो चुके थे कोविड के दौरान, जो वहां पे और हरिद्वार में जो हुआ, तो उस वजह से एक नॉन परफॉर्मेंस, एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसको पुष्कर सिंह धामी ने कुछ हद तक प्लग करने की कोशिश करी, वो भी हार गए। और जो कांग्रेस को एक ड्रीम दिखा रहे थे पावर में लाने की, एंटी इनकम्बेंसी के, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पे, वो भी हार गए। ये क्या हुआ? क्या उत्तराखंड वाले लोगों ने क्या किया? ये देखिए, हाँ, यहाँ पर ये मिथ है कि जो चीफ मिनिस्टर हार जाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा पहले चीफ मिनिस्टर थे इस देश में टीएन सिंह, जो मुख्यमंत्री रहते हुए यूपी में चुनाव हार गए थे। उसके बाद झारखंड में आपके ये शिबू सोरेन हार गए, दूसरे चीफ मिनिस्टर थे। तीसरे चीफ मिनिस्टर खंडूड़ी जी थे, 2012 में कोटद्वार से हार गए थे। चौथे चीफ मिनिस्टर आपने हरीश रावत थे, जो हरिद्वार से भी हार गए थे, किच्छा से भी हार गए थे। अब 5वें चीफ मिनिस्टर ये है धामी साहब हैं, कि जो इनकमेंट जो है, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो कुर्सी में रहते हुए हार गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि पहले ये कहा गया था कि धामी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब जब वो खुद नहीं है, खुद हार गए हैं, तो क्या क्या सचमुच उनको अब बनाया जाएगा? तो ये संशय के बादल उनकी संभावनाओं पर लग गए हैं। मुझे लगता है वो रेस से थोड़ा सा हट गए हैं, हो सकता है रेस से हट गए हैं। और मुझे याद है ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में हुआ, प्रेम कुमार धूमल जी, जिन्होंने पार्टी को पावर में लाया, वो हार गए, पार्टी पावर में आ गई। अब बीजेपी के सामने उत्तराखंड में एक नया संकट पैदा हो गया है कि अब नया मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। तो आपकी नजर में 2-3 चेहरे जो है प्रोबेबल्स, वो कौन हो सकते हैं? देखिए, अगर धामी साहब को बनाते हैं तो उनको बाई इलेक्शन लड़ना पड़ेगा।
कोई सीट उनके लिए खाली करनी पड़ेगी। कई बार है तो रिस्क भी हो सकता न जीते, है ना। तो सेफ यही है कि जो ऑलरेडी एमएलए है उन्हीं में से, जो विधायक दल है उसमें से अगर सिलेक्शन उसका हो जाए तो मुझे लगता है वो भी हो सकता है। इनमें जो प्रोबेबल, जब द मोस्ट प्रोबेबल है वो सतपाल महाराज भी है। अच्छा। सतपाल महाराज यहाँ पौड़ी की चौबटा खाल सीट से चुनाव जीत गए हैं जी। और आप जानते हैं वो कि केंद्र में मिनिस्टर रहे, फाइनेंस में रहे, रेलवे में रहे, उसके बाद 2 बार एमपी रहे हैं। तो एमपी रहने की वजह से वो जो प्रेसिडियम होता है उनका, स्पीकर का, जो उसमें भी वो रहे हैं, है ना। तो दूसरी बात है स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, हस्ती हैं, तो देश भर में उनके करोड़ों फॉलोअर भी हैं। क्या उनको आरएसएस अपनी मोहर लगाएगा यहाँ? क्योंकि जो संघ परिवार है अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन तो उनका होता है। हाँ, तो वही दिक्कत थी। जब वो पिछली बार देखिए, वो उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, इसलिए छोड़ी कि जब उन्हें लगा कि उनका कहना है कि राहुल गांधी ने कहा भाई आपकी जो हिंदू छवि है वो हमारी पार्टी को हम अगर है इसलिए आपको नहीं बनाएंगे। तब उन्हें यकीन हो गया कि अब हमारी अब मेरी कांग्रेस में कोई संभावना नहीं, तो बीजेपी में आ गए थे। बीजेपी में आए, उन्होंने काफी पैसा इधर उधर लोगों को सपोर्ट भी किया और चौबटा खाल से लड़ गए। तो इतना बड़ा आदमी केवल एमएलए बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ा होगा, तो निश्चित थी कुछ चीफ मिनिस्टर बनने के लिए थे। लेकिन जब वो नहीं बने तो उनकी जगह त्रिवेंद्र सिंह रावत बन गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जब हटाए गए तो तब लग रहा था इस बार तो सतपाल महाराज को जरूर बनाया जाएगा, लेकिन तीरथ सिंह रावत आ गए। तीरथ सिंह रावत को हटाना पड़ा क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 151 जो थी कि भाई साल भर से पहले अगर बाई इलेक्शन नहीं हो सकता, जब जरूरी हो, तो नहीं हुए उनके। तो धामी साहब जब आए तो फिर चर्चा थी, तो धामी साहब आए। अभी जो है, अभी लग रहा था कि और जीते जी। व्यक्तित्व भी है, उनकी जान पहचान प्रोबेबल सतपाल महाराज हैं। उसके बाद हो सकता है निशंक जी से भी कुछ दिन पहले बात चल रही थी। आप जानते हैं कि जब बात आई कि हम अगर असेंबली आ गई तो फिर एमएलए को इंडिपेंडेंट को पटाना पड़ेगा, दूसरे क्या बीएसपी वालों को, दूसरा और लोगों को, किसी को तो इस मामले में देखा गया कि निशंक सीजन्ड है, व्यवहार कुशल है, हो सकता हो तो उनको दिल्ली तलब किया गया। फिर यहाँ जो इनके इंचार्ज थे विजय वर्गीय, तो वो लगातार उनके संपर्क में थे। तो ये भी हो सकता है कि निशंक को भी आगे किया जा सकता है। और जो धन सिंह है, कोई यंग फेस भी है, युवा चेहरे भी हैं जिनके ऊपर नजर हो सकती है पार्टी की, क्योंकि अब उत्तराखंड में जो लीडरशिप है वो बड़ी मैच्योर है। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे यंगर जनरेशनल चेंज किया है, क्या ऐसा भी सोच सकती है पार्टी? एक और दूसरा, किन मुद्दों पे उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत सारे इश्यूज हैं, कई सारे जिलों में विकास के मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन का जैसे इशू है, किन मुद्दों पे पार्टी को अब या नई गवर्नमेंट को काम करना होगा, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? ये देखो, युवा चेहरे पर तो धामी को पर दांव लगा दिया था। भले पार्टी तो जीत गए लेकिन धामी साहब तो हार गए। तो हो सकता है क्योंकि आगे भी जीतना, 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव भी जीतना है, तो उसके लिए भी उन्होंने तैयारी करनी है। तो हो सकता है कोई मैच्योर लीडरशिप इस समय बजाय युवा की जगह, युवा भी तो आ ही रहे हैं, आएंगे वो, हो सकता है उनको उनकी संभावना है। निशंक की भी है, हो सकता है धन सिंह, जो पिछली बार उनका भी चर्चा थी, धन सिंह रावत जो श्रीनगर से लग रहे थे हार जाएंगे, लेकिन जीत गए, अल्टीमेटली जीत गए, वहां से भी जीत गए। ये हैं आपके मदन कौशिक हैं, लेकिन मदन कौशिक मैदान से हैं, अध्यक्ष बनकर मदन कौशिक के खिलाफ तो खुद भीतरघात का आरोप वही पार्टी के लोग लगा रहे हैं, तो उनकी संभावना कम है। तो मैं एंड में रावत जी 2 छोटे छोटे प्रश्न करूंगा। एक, कांग्रेस का फ्यूचर क्या है? अब कांग्रेस को हर जगह बहुत बुरी हालत हुई है, पंजाब से लेके, और वो उत्तर प्रदेश में तो उम्मीद ही नहीं थी, मणिपुर, गोवा,
अब कांग्रेस की हालत उत्तराखंड में भी खराब हुई है। कांग्रेस का क्या फ्यूचर है उत्तराखंड में? हालांकि इन्होंने एक चेहरा जो मॉडल थी उनकी बेटी हरी सिंह रावत जी की, उनको भी लाया सामने, वो भी शायद पीछे चल रही हैं अभी। तो कांग्रेस का क्या, कौन चेहरा रहेगा, क्या होगा कांग्रेस का? कांग्रेस का तो फिलहाल संकट है, क्योंकि हरीश रावत तो अब आउट ही समझिए, क्योंकि दूसरी बार वो हार गए हैं, उनके नेतृत्व में है तो उन पर। लेकिन जो ये गोदियाल, गणेश गोदियाल जो नए हैं, भले ही वो चुनाव हार गए हैं, हालात तो वहां पर ऐसे ही थे, मोदी लहर थी, इस वजह से हार गए, लेकिन उनमें संभावनाएं हैं। दूसरी बात, हो सकता है कि आगे के लिए दलित फेस हैं, जैसे यशपाल आर्य हैं, ये प्रदीप टमटा हैं, इन लोगों को आगे किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो संकट में है, कांग्रेस तो संकट में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रावत जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है। हमारे जो देखने वाले हैं, जो हमारे मैगजीन को पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।